बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में ह्यूमन नर्वस सिस्टम के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। तो भाई ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हमने दो इंपॉर्टेंट सिस्टम के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। एक का नाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसे हम CNS के नाम से जानते हैं, और दूसरे का नाम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसे हम PNS के नाम से जानते हैं। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। अच्छा, हमने जब न्यूरॉन के ऊपर डिस्कस किया था तो मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर तीन किस्मों के न्यूरॉन पाए जाते हैं। एक इंटर न्यूरॉन, और दूसरे हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, और तीसरे हमारे पास मोटर न्यूरॉन होते हैं। तो आपने याद रखना है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है यानी जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसके अंदर इंटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर हमारे मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन मौजूद होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन आप सब लोगों को आनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली स्लाइड आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर सिर्फ ब्रेन के ऊपर डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स के अंदर फिर हम स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। तो हम देख लेते हैं कि ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। तो अभी आप लोगों से मैंने डिस्कस किया कि जो ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको हमने क्लासिफाई किया हुआ है ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और इनकी कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास 100 बिलियन इंटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन कभी-कभी आप लोगों की PMC की टेस्ट में आ जाता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कम्युनिकेशन के लिए कितने इंटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 100 बिलियंस इंटर न्यूरॉन मौजूद होते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा डिस्कस करके देख लेते हैं ब्रेन को, उसके पार्ट्स को डिस्कस करके देख लेते हैं, और हम देख लेते हैं कि ब्रेन की जो क्लासिफिकेशन है, ब्रेन की जो एनाटॉमी है, उसके अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो किस तरह से हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, और हमारी बॉडी के कौन-कौन से फंक्शन को ब्रेन का कौन-कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। अच्छा, ब्रेन के पार्ट को पढ़ने से पहले या उसके पार्ट के फंक्शन को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्रेन को कौन-कौन सी चीज़ें प्रोटेक्ट करती हैं। देखिए, ब्रेन को सबसे प्रोटेक्ट करने वाली जो पहली चीज़ होती है वो होती है स्कल। मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक 8 बोन का स्ट्रक्चर पढ़वाया था, अगर आप लोगों को याद हो, जिसे क्रेनियम कहा जाता है। क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स कहा जाता है। ये टोटल 8 हड्डियों का बना हुआ होता है, जिसमें 2 पेयर्ड होती हैं और 4 अनपेयर्ड होती हैं। इन 8 हड्डियों को मिला के क्रेनियम कहा जाता है, और क्रेनियम होता है ब्रेन बॉक्स। क्यों? क्योंकि इस ब्रेन बॉक्स के अंदर ब्रेन के वाइटल पार्ट्स मौजूद होते हैं। तो एक हमें स्कल से ब्रेन को प्रोटेक्शन मिलती है। दूसरा, स्कल को हम जैसे क्रॉस करते हैं तो उसके नीचे हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है। उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम मेनिन्जेस है। अब ये जो मेनिन्जेस होता है, ये जो स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है, ये 3 लेयर्स का बना हुआ होता है। एक ये वाली लेयर, और दूसरी, और फिर ये तीसरी। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसे ड्यूरामेटर कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आउटर मोस्ट लेयर है। और ये जो आपकी मिडल वाली लेयर है इसे एरेक्नॉइड कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो ये अंदर वाली लेयर है इसे क्या कहा जाता है? पायमेटर कहा जाता है। तो ये 3 लेयर मिला के एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू बनाती हैं, और इस कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या है? मेनिन्जेस। तो सबसे जो पहली प्रोटेक्शन होती है वो स्कल की होती है। हम जैसे स्कल को हटाएंगे उसके बाद फिर ये स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू आता है जिसे हम मेनिन्जेस कहते हैं, और ये 3 लेयर का बना हुआ होता है, ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड और पायमेटर का। उसके बाद ब्रेन के अंदर एक और प्रोटेक्शन भी मौजूद होती है जिसे हम CSF कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये वो फ्लूइड होता है जिसमें हमारे न्यूरॉन बात कर रहे होते हैं, हमारे न्यूरॉन नहा रहे होते हैं, न्यूरॉन को प्रोटेक्शन मिलती है, सपोर्ट मिलती है। इस फ्लूइड की मदद से ये हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में CSF कहा जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो मुझे उम्मीद है कि ब्रेन की जो प्रोटेक्शन है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद हम अगर ब्रेन को डिवाइड करें तो फंक्शनली ब्रेन को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास फोर ब्रेन, दूसरा है हमारे पास मिड ब्रेन, और तीसरा है हमारे पास हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को साइंटिफिकली प्रोसेंसिफेलोन कहा जाता है, और मिड ब्रेन को साइंटिफिकली मीजेंसिफेलोन कहा जाता है, और हाइंड ब्रेन को साइंटिफिकली रोम्बेनसिफेलोन कहा जाता है। ये कुछ बातें आप लोगों की सिंटैक्स के अंदर लिखी हुई हैं, और कुछ बातें फेडरल की लिखी हुई हैं, और कुछ आप लोगों के लिए एडवांस चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें मिला के मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा आपके ब्रेन के अंदर कुछ फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ पाई जाती हैं। 4 फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ होती हैं, उनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, उस ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, और उसमें 4 इस तरह से कैविटीज़ होती हैं मौजूद, 4 इस तरह से। और इनके अंदर CSF पाया जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, और इन कैविटीज़ को क्या कहा जाता है? वेंट्रिकल्स कहा जाता है।
तो यहाँ पे आप लोगों को ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट नज़र आ रहे होंगे, एक फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हाइंड ब्रेन। फिर उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, वो इंशाल्लाह जब मैं फोर ब्रेन स्टार्ट करूँगा या मिड ब्रेन या हाइंड ब्रेन तो आप लोगों को समझाता जाऊँगा। अब तक के लिए सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि ह्यूमन ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, प्रोसेंसिफेलोन, मेसेंसिफेलोन और रोमेंसिफेलोन। और ब्रेन के अंदर 4 फ्लूइड फिल्ड कैविटीज मौजूद होती हैं और इनके अंदर फ्लूइड कौन सा होता है, सीएसएफ होता है और इन कैविटीज को क्या कहा जाता है, वेंट्रिकल्स कहा जाता है। हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले फोर ब्रेन के ऊपर और हम देखते हैं कि फोर ब्रेन को हम किस तरह से समझ सकते हैं। अच्छा, फोर ब्रेन जो है ये आपके पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कंसीडर किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपने याद रखनी है। प्रोसेंसिफेलोन या फोर ब्रेन, इसको ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कंसीडर किया जाता है। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने फोर ब्रेन को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। एक का नाम है टेलेंसिफेलोन और दूसरे का नाम है डायंसिफेलोन। अब ये जो आपका टेलेंसिफेलोन है ना, ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। इस इमेज के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये जो आपको ब्लू और ये जो पिंक कलर नजर आ रहे हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके ये कंप्लीट जो है ये आपका टेलेंसिफेलोन है, कंप्लीट यहाँ तक ये कंप्लीट आप लोगों का टेलेंसिफेलोन है। हमने इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो, एक आपका ये वाला पार्ट है और दूसरा आपका ये वाला पार्ट है। इन पार्ट्स को कहा जाता है हेमीस्फेयर, ठीक है। एक राइट साइड है तो इसलिए इसका नाम राइट हेमीस्फेयर है, एक लेफ्ट साइड है इसलिए इसका नाम क्या है, लेफ्ट हेमीस्फेयर। ये राइट हेमीस्फेयर और लेफ्ट हेमीस्फेयर ये दोनों मिलके टेलेंसिफेलोन कहलाते हैं और इनका काम मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये कहता है कि टेलेंसिफेलोन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन एज वेल एज ब्रेन। पूरे ब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट है और फोर ब्रेन का भी ये सबसे बड़ा पार्ट है। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये जो टेलेंसिफेलोन है ये दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है, एक आपके पास राइट हेमिस्फेयर है और दूसरा आपके पास लेफ्ट हेमिस्फेयर है। इसका पूरा नाम है सेरिब्रल हेमिस्फेयर, इसको शॉर्ट फॉर्म में हेमिस्फेयर भी कहा जाता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर और सेरिब्रम। इसको बाज औकात सेरिब्रम के नाम से भी जाना जाता है या इसको सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि शायद सेरिब्रल हेमिस्फेयर कोई अलग चीज है और सेरिब्रम जो है वो अलग चीज है। नहीं, ये दोनों बेटा एक ही चीज है और ये टेलेंसिफेलोन के पार्ट है। और टेलेंसिफेलोन किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। तो फोर ब्रेन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक टेलेंसिफेलोन और दूसरा डायंसिफेलोन। फिलहाल डायंसिफेलोन को भूल जाएं, टेलेंसिफेलोन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पूरे ब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट है और फोर ब्रेन का भी ये सबसे बड़ा पार्ट है। इसके अंदर हमने इसको दो हिस्सों के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है, एक है राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, दूसरा है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, या इनको हम सेरिब्रम भी कहते हैं। अच्छा, अब इन दोनों की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए बीच में एक नर्व फाइबर्स का स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे क्या कहा जाता है, कार्पस कैलोजम कहा जाता है। बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन भी कभी कभी आप लोगों की पीएमसी की टेस्ट में आ जाता है कि जो दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर की एक्टिविटी है, इन दोनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए बीच में जो नर्व फाइबर्स लगे हुए होते हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम कार्पस कैलोसम है। ये नर्व फाइबर का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर की एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अच्छा, एक और चीज आप लोगों ने याद रखनी है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारे पास राइट है, ये हमारे पास लेफ्ट है। अब इनका फंक्शन जो है वो अपोजिट मैनर के अंदर होता है, यानी कि जो लेफ्ट है वो राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कंट्रोल करता है और जो राइट है वो किसको कंट्रोल करता है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों ने याद रखनी है। तो जब आपके राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई इंजरी हो जाती है तो इसका मतलब कि आपका लेफ्ट वाला जो हिस्सा है वो काम करना छोड़ जाएगा। अगर लेफ्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपका राइट वाला हिस्सा जो है वो काम करना छोड़ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की जो कहानी है ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, अब मैं इसमें से एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर को बाहर निकालता हूँ और ये वाला स्ट्रक्चर मैंने बाहर निकाल के आपको दिखाया है। इसके होते हैं दो पार्ट, एक इनर पार्ट और दूसरा आउटर पार्ट। जो इनर पार्ट है वो आपको लोगों को नजर आ रहा होगा, वो व्हाइट होता है और जो आउटर पार्ट है वो होता है ग्रे मैटर। तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये इनर मैटर है, इसको व्हाइट मैटर कहा जाता है, ये आउटर पार्ट है, इसको ग्रे मैटर कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो आउटर पार्ट है ना, यहाँ पे ये जो ग्रे मैटर है यानी जो आउटर पार्ट, यहाँ पे पाई जाती है न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज, सोमा पाई जाती हैं। तो कहा जाता है कि जिसके अंदर ग्रे मैटर ज्यादा होता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, जिसके अंदर ग्रे मैटर कम होगा वो थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट होगा। और व्हाइट मैटर के अंदर हमारे पास एक्सोन फाइबर पाए जाते हैं, एक्सोन पाए जाते हैं, जबकि ग्रे मैटर के अंदर हमारे पास न्यूरॉन की क्या पाई जाती है, सेल बॉडीज पाई जाती हैं, सोमा पाई जाती है, इसलिए इनका कलर भी क्या होता है, ग्रे होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला किस्सा आप लोगों को सारा कंप्लीट समझ आ गया होगा। तो ये कहता है
Each cerebral hemisphere consists of two parts. The outer part called as gray matter, the inner part called as white matter. जो बाहर वाला हिस्सा है उसे हम ग्रे मैटर कहते हैं और जो अंदर वाला हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं, व्हाइट मैटर कहते हैं। और मैंने ये भी बता दिया कि ग्रे को हम ग्रे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन की सेल बॉडीज पाई जाती हैं और जिसके अंदर ग्रे मैटर ज्यादा होता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और जिसके अंदर कम होता है वो थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट होता है। और जो इनर पार्ट है उसको व्हाइट मैटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे सिर्फ एक्सोन की क्या पाए जाते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी टेलेंसिफेलोन। ये सारी बातें किसकी थी, टेलेंसिफेलोन के बारे में थी। अच्छा, जब आप चैप्टर नंबर 3 खोलते हो तो आपकी बुक पे वहां पे लिखा हुआ होता है कि जो टेलेंसिफेलोन है ना, फोर ब्रेन है, उसके 4 लोब्स होते हैं। ये आप भले अपनी बुक खोलना, उसके फ्रंट पेज पे लिखा हुआ होता है। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है या सेरिब्रम है ये क्या क्या काम करता है। तो आपकी किताब में लिखा हुआ है इट कंट्रोल ऑल कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज, यानी होशो हवास में हम जो भी काम करते हैं वो सारे के सारे सेरिब्रल हेमिस्फेयर से होते हैं। जिस तरह से मुख्तलिफ किस्मों के सेंस को मिलाना, आपको पता है हमारे पास 5 किस्मों के सेंस होते हैं, उनको हम डिफरेंट सेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये जो कनेक्ट करने का हमें सिग्नल मिलता है ये ब्रेन के किस पार्ट से मिलता है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर से। हमारी जो इंटेलिजेंस है वो तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्रे मैटर वाली कहानी, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो भी सेरिब्रम से कंट्रोल होती है यानी सेरिब्रल हेमिस्फेयर से। उसके अलावा रीजनिंग, जो हम रीजनिंग करते हैं वो हमारे जो थॉट्स होते हैं या फिर हमारी जो जजमेंट होती है या जो ड्रीम्स होते हैं, और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये जितने भी काम आप देख रहे हैं ये सारे के सारे सेरिब्रम कंट्रोल करता है या जिसे हम दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं। आपने याद रखना है सेरिब्रम जो है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करने वाला हमारा कोई और पार्ट है। इन सारे काम को एक और लफ्ज भी दिया जाता है, इनको कहा जाता है कॉग्निटिव फंक्शंस। ये जो हमारे काम है ना इनको मिला के कॉग्निटिव फंक्शंस कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं जो हमारा सेरिब्रम है वो कॉग्निटिव फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आप आसान लफ्जों में ये भी कह सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने अपनी इसके चैप्टर के इनिशियल पेज पे देखा होगा कि वहां पे टेलेंसिफेलोन के 4 लोब्स आप लोगों को बताए गए हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। यहाँ पे इस इमेज के अंदर भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये ऑक्सीपिटल लोब है, ये पेराइटल है, ये फ्रंटल लोब है और ये आपका टेम्पोरल लोब है। अब आप लोगों को जब मैंने चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था तो उस वक्त मैंने बताया था कि फ्रंटल लोब को इसलिए हम कहते हैं क्योंकि फ्रंटल बोन के पास होता है। हमारा जो माथा होता है ना, बिल्कुल आइस के ऊपर वाला जो हिस्सा, ये फ्रंटल कहलाता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एसोसिएशन करते हैं, स्मेल करते हैं, स्पीच करते हैं और जो हमारी टंग वगैरह की जो मूवमेंट होती है वो फ्रंटल लोब से क्या होती है, कंट्रोल होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है। टेम्पोरल बोन, आपको पता है कि आपके कान के पीछे वाली जो बोन है ये टेम्पोरल बोन कहलाती है। तो ये जो टेम्पोरल लोब है इसका काम क्या होगा, हियरिंग का होगा। अब जिसको लोकेशन पता है ना वो काम भी आसानी से इसका याद कर सकता है। अब जो पेराइटल लोब है, आप लोगों को पता है कि हमारी आंखों के जो साइड वाला जो हिस्सा होता है, दोनों आंखों की साइड वाला हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ, ये पेराइटल बोन कहलाती है। तो ये मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। यानी मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको पेराइटल लोब क्या करता है, कंट्रोल करता है। ऑक्सीपिटल लोब, ये हमारी जो पीछे वाली बोन होती है बिल्कुल गुद्दी से थोड़ी सी ऊपर वाली, इसको ऑक्सीपिटल बोन कहा जाता है और ये जो लोब है ये ऑक्सीपिटल लोब कहलाता है। इसको हम यूज करते हैं किसके लिए, विजन पर्पस के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि जो टेलेंसिफेलोन वाली कहानी है वो सारी आप लोगों को समझ आ गई होगी, उसकी क्लासिफिकेशन भी समझ आ गई होगी, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट या सेरिब्रम का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। और यहाँ पे इसके ये काम लिखे हुए हैं, सारे के सारे कॉग्निटिव फंक्शन लिखे हुए हैं। और उसके अलावा टेलेंसिफेलोन के जो 4 लोब हमने बताया आप लोगों को और उनका काम भी आगे लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, डायनसेफेलोन की। हमने कहा कि फोर ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक टेलेंसिफेलोन, इसको हमने पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, डायनसेफेलोन के ऊपर। अब ये जो डायनसेफेलोन है इसके फिर फर्दर कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। हमारे पास जो डायनसेफेलोन है इसके भी फर्दर 2 पार्ट्स हैं, एक को थैलेमस कहा जाता है और दूसरे को लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये थैलेमस जो है, आप लोगों की एंट्री टेस्ट के अंदर ये सवाल आता है। थैलेमस के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे ब्रेन का क्लियरिंग हाउस है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके ब्रेन का क्लियरिंग हाउस किसे कहा जाता है। तो ब्रेन का जो क्लियरिंग हाउस है वो थैलेमस को कहा जाता है। क्यों, देखें हमारे देखें फोर सपोज करो ये फोर ब्रेन है और ये मिड ब्रेन है और ये हाइंड ब्रेन है, ठीक है। अब जो इंफॉर्मेशन हाइंड ब्रेन तक आनी है
या जो इन्फॉर्मेशन मिड ब्रेन तक आनी है, जाहिर सी बात है वो सबसे पहले क्रॉस करेगी किसको, फोर ब्रेन को। अच्छा, फोर ब्रेन को क्रॉस करके ही ये मिड ब्रेन में जाएगी और हाइंड ब्रेन के पार्ट्स में जाएगी ना। तो ये कहता है कि हम मिड ब्रेन तक पहुंचने के लिए और हाइंड ब्रेन तक पहुंचने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आएगी ना वो इस थैलेमस को क्रॉस करके फिर आगे जाएगी। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये हमारे ब्रेन का क्या है, क्लियरिंग हाउस है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसे क्लियरिंग हाउस क्यों कहा जाता है। थैलेमस इज अ क्लियरिंग हाउस ऑफ अ ब्रेन because it receives all sensory impulses and relay them to the appropriate part of the brain। यानी कि सबसे पहले जो इम्पल्स आएगी वो ये कलेक्ट करेगा, जो भी सेंसरी इम्पल्स आएगी, जो भी मैसेज आएगा वो ये कलेक्ट करेगा ब्रेन के अंदर, फिर उसके बाद जिस पार्ट की तरफ भेजना होगा ये थैलेमस वहां पे उसको क्या कर देगा, रिले कर देगा। तो इसलिए इसको ब्रेन का क्लियरिंग हाउस कहा जाता है। उसके अलावा थैलेमस का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको रोल मिल जाता है पेन और प्लेयर, जो प्लेयर हमारे पास जो फीलिंग्स होती हैं वो, या फिर जो पेन की परसेप्शन होती है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत आप लोगों को थैलेमस का रोल मिल जाता है, लेकिन जो मेन रोल है वो आपका ये क्लियरिंग हाउस वाला है। अच्छा, उसके बाद हमने डायंसिफिलोन का थैलेमस पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिम्बिक सिस्टम। अच्छा, अगर हम लिम्बिक सिस्टम की बात करें तो इसको हमने तीन पार्ट्स के अंदर क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। बहुत आसान से इसके तीनों पार्ट्स हैं। एक को हाइपोथैलेमस कहा जाता है, दूसरे को एमिगडाला कहा जाता है और तीसरे को हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम को हमने तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, हाइपोथैलेमस के अंदर, एमिगडाला के अंदर और हिप्पोकैम्पस के अंदर। भाई हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ा होगा। ये हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट है। अच्छा, मैंने कहा था कि मैं चैप्टर नंबर 1 में नहीं पढ़ा रहा, मैं चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाऊंगा, तो वो टर्न भी आ गया, मुझे याद आ गया। तो हाइपोथैलेमस जो है ये होम्योस्टेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है, यानी हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हमारी एक्सक्रीशन को मेंटेन करता है और हमारी ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है। ये तीनों चीजें जो है ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, मेंटेन करता है। लेकिन हाइपोथैलेमस के बारे में कहा जाता है ये थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी है, यानी बॉडी का जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है ना उसके लिए जो भी मैसेज, जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो हाइपोथैलेमस से आती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है और ब्लड प्रेशर को जो है वो मेंटेन करता है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। आप लोगों ने ब्लड प्रेशर तो सुना होगा कि जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होती है ब्लड की आर्टरी की वाल के ऊपर, उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। मे भी आप लोगों ने ब्लड वॉल्यूम पहले ना सुना हो। ब्लड वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कितना वाटर सर्कुलेट कर रहा है, इससे ब्लड वॉल्यूम कहा जाता है। तो ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी किसकी है, हाइपोथैलेमस की। हमारी जो थर्स्ट है, हमारी जो हंगर है, इन दोनों का जो मैसेज आता है वो भी हाइपोथैलेमस से आता है, आपने याद रखना है। उसके अलावा अग्रेशंस, जो एग्रेसिव पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, जो गुस्सा वगैरह ज्यादा करते हैं, तो उनका जो मैसेज, उनके जो स्टिमुलस आते हैं वो भी आपको हाइपोथैलेमस से आते हैं। उसके अलावा प्लेयर्स के अंदर जो हमारे इमोशंस होते हैं, प्लेयर वगैरह होती है, उसके अंदर भी हाइपोथैलेमस का रोल होता है। फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हाइपोथैलेमस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा हमारी जो स्लीप वेक साइकिल है, यानी हमारा सोना और उठना, उसका मैसेज भी हमें हाइपोथैलेमस से मिलता है। और जो पेन की परसेप्शन होती है उसका मैसेज भी हमें हाइपोथैलेमस से मिलता है। हालांकि पीछे भी आप लोगों ने पढ़ा कि थैलेमस का काम होता है कि वो प्लेयर और पेन को कंट्रोल करता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं इनके एसेसरी रोल होते हैं, डबल रोल भी इनके होते हैं। लेकिन जहाँ पे मेन रोल की बात की जाए तो थैलेमस का मेन जो रोल था वो क्लियरिंग हाउस का था। हाइपोथैलेमस का जो मेन रोल है वो आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है, वैसे से थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो आगे चल के हम एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, उसको भी रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी है, हाइपोथैलेमस की। कैसे रेगुलेट करता है ये इंशाल्लाह जब मैं एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ाऊंगा तो तब मैं आप लोगों को समझा दूंगा। और इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि हमें बताओ कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में जो लिंक है वो कौन है, तो वो हाइपोथैलेमस है। क्यों? क्योंकि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो नर्वस सिस्टम के अंदर तो आता ही आता है, लेकिन वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर भी आता है। यानी जो हम एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे ना, जिसमें हम ग्लैंड वगैरह पढ़ते हैं, बहुत सारे ग्लैंड हैं हमारी बुक के अंदर, चैप्टर नंबर 3 में लिखे हुए हैं, उन्हीं में से एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का। तो कभी कभी पूछा जाता है कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में जो लिंक है वो कौन है, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा, वो हाइपोथैलेमस है। सही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो एमिगडाला है। एमिगडाला का काम क्या होता है, जितनी भी हमारी फीलिंग्स है, फिर वो सेक्सुअल फीलिंग्स हो, इमोशनल फीलिंग्स हो, खुशी की हो, हैप्पीनेस की हो, जो भी फीलिंग्स हो वो सारी की सारी एमिगडाला कंट्रोल करता है। इमोशंस हमारे जितने भी होते हैं वो सारे के सारे एमिगडाला कंट्रोल करता है।
पनिशमेंट वाली जितनी भी फीलिंग्स हैं वो सारी एमिगडाला कंट्रोल करता है, और जो सेक्सुअल अराउजल होता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज, उसके अंदर भी एमिगडाला एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस फोर ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है वो हमारे पास हिप्पोकैम्पस है। ये इन्वॉल्व होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। लॉन्ग टर्म मेमोरी से क्या मुराद है, जिस तरह से हमारे फैमिली मेंबर होते हैं उनको हम एक अच्छे अरसे तक याद रखते हैं, जब तक हम अलाइव हैं हमें याद रहता है कि हाँ ये माँ बाप बहन भाई हैं। तो ये सारी चीजें हमारी कहाँ पे मौजूद होती हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, यानी कि हिप्पोकैम्पस के अंदर। तो मुझे उम्मीद है जो लिम्बिक सिस्टम वाली कहानी है ये आप लोगों को समझ आ गई होगी, तीनों पार्ट समझ आ गए होंगे, और इनका काम भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और उसके अलावा हमने थैलेमस के बारे में पढ़ा कि ये क्लियरिंग हाउस है, बहुत आसान था, ये भी समझ आ गया होगा। बाकी यहाँ पे ये 4 फंक्शनल लोब ये हमने पढ़े, ये भी बहुत आसान थे। और सेरिब्रम का काम हमने पढ़ा, सेरिब्रल हेमिस्फेयर का, कि ये कॉग्निटिव फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का जितना भी सिस्टम है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि ये आप लोगों का हाइपोथैलेमस है, ये वाला हिस्सा जो है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है होमियोस्टेसिस। उसके अलावा ये हमारे पास थैलेमस है, इसके ऊपर लिखा हुआ है रिलेज इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेगा, फिर इस ब्रेन के पूरे मुख्तलिफ पार्टों में इनको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। उसके बाद ये आप लोगों का एमिगडाला है, ये वाला जो हिस्सा नजर आ रहा है आपको, इमोशंस जितने भी होते हैं, सेक्सुअल फीलिंग्स, पनिशमेंट जो भी है वो सारा एमिगडाला से। और इसके अलावा ये जो हिप्पोकैम्पस है लॉन्ग टर्म के लिए जो है मेमोरी को क्या करता है, स्टोर करता है, इसको हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मिड ब्रेन की, जिसको दूसरा मीजेनसेफेलोन भी कहा जाता है। आपने याद रखना है कि जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर मिड ब्रेन की जो साइज होती है ना वो बहुत ज्यादा क्या होती है, इस्तेमाल होती है। अच्छा, मिड ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ये कहते हैं कि इट रिसीव्स एंड डिसाइड सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड रिले देम टू द फोर ब्रेन। देखो हमारा जो दिमाग है ना बेटा, दिमाग वो सारा का सारा हेड के अंदर मौजूद है, और जो नीचे से इंफॉर्मेशन आती है फिर वो किसकी मदद से आती है, वो स्पाइनल कॉर्ड की मदद से आती है। कैसे आती है ये तो मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड जब पढ़वाऊंगा तभी समझाऊंगा, लेकिन अभी जस्ट ये बता रहा हूँ कि नीचे से बॉडी से जितनी भी इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ जाती है तो वो स्पाइनल कॉर्ड की मदद से जाती है। तो ये कहता है इट रिसीव एंड डिसाइड सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड रिले देम टू इनटू द फोर ब्रेन। यानी स्पाइनल कॉर्ड से कौन सी इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है, कौन सी आगे भेजनी है, कौन सी आगे नहीं भेजनी, इसका फैसला भी कौन करेगा, मिड ब्रेन करेगा। बाज औकात कभी कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ने के लिए बैठते हैं और फिर जो है आप कहते हैं चलो ठीक है आज नहीं पढ़ता कल पढ़ूंगा, या कोई काम आप करने लगते हैं तो चलो आप कहते हैं चलो यार आज नहीं करता कल करूंगा, या फिर कभी कभी हम कहते हैं काम जो हमें मिलता है, फेयर काम जो हमें मिलता है, हम कहते हैं चलो आज नहीं कल याद करें, कल कर लेंगे। या टेस्ट कभी हम आपको देते हैं तो आप कहते हैं चलो रात को याद कर लूंगा, फिर रात आती है फिर कहते हो सुबह, फिर सुबह फिर कहोगे क्लास में याद कर लूंगा, फिर कहोगे सर के एक लेसन से पहले याद कर लूंगा। तो ये जो मैसेज को इग्नोर किया जा रहा है ना, इसके लिए आपको पता है कि न्यूरॉन का एक नेटवर्क मौजूद होता है जिसका नाम क्या है, रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये रेटिकुलर फॉर्मेशन ये न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है जो कि कहाँ कहाँ पे रखा गया है, पोन्स के अंदर, मेडुला ऑब्लुगेंटा के अंदर और मिड ब्रेन के अंदर। अब पोन्स और मेडुला ऑब्लुगेंटा को सुन के परेशान नहीं होना, ये हाइंड ब्रेन के पार्ट है जो आगे चल के अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन इसके जो थोड़े न्यूरॉन्स है वो मिड ब्रेन में भी पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, इट मॉनिटर द मैसेज टू विच नर्वस सिस्टम शुड रिएक्ट और टू विच इट शुड इग्नोर। यानी किस मैसेज को जो है वो रिएक्ट करना है और किस मैसेज को जो है वो इग्नोर करना है, ये डिसाइड करता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। और ये रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है, एक न्यूरॉन्स का बना हुआ नेटवर्क है जो मिड ब्रेन के अंदर भी रखा हुआ है, पोन्स के अंदर भी और मेडुला ऑब्लुगेंटा के अंदर भी। तो इसलिए आप लोगों ने कुछ किताबों में देखा होगा कि ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है ये हाइंड ब्रेन में लिखा हुआ है, और कुछ किताबों में आपने देखा होगा ये लिखा हुआ है मिड ब्रेन के अंदर। वैसे दोनों के अंदर ये रखा जा सकता है, मिड ब्रेन के अंदर भी रखा जा सकता है और हाइंड ब्रेन के अंदर भी रखा जा सकता है। बाकी इसका काम जो है वो मैंने आपको समझा दिया कि हमें किस मैसेज को रिएक्ट करना है, किस मैसेज को इग्नोर करना है, ये हमें कौन सिग्नल देता है, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन सिग्नल देता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का जो किस्सा है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस तरह से आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल लिखी गई है कि जब रात को जो है वो माँ बाप और बच्चा तीनों जब सो रहे होते हैं तो जब बच्चा रोता है तो माँ भी उठती है और बाप भी उठता है, लेकिन माँ जो है उस मैसेज को रिस्पॉन्स करती है, रिएक्ट करती है, बाप उस मैसेज को इग्नोर करके सो जाता है। तो ये जो इग्नोरेंस वाला मैसेज आता है ये मिड ब्रेन से आता है। मिड ब्रेन से भी कहाँ से आता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन से आता है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं हाइंड ब्रेन के ऊपर। मैंने आप लोगों को बताया कि हाइंड ब्रेन को दूसरा रोम्बेनसेफेलोन भी कहा जाता है,
और इसके अंदर तीन पार्ट्स मौजूद होते हैं। एक को पोन्स कहा जाता है, दूसरे को मेडुला ऑब्लिगेंटा और तीसरे को सेरिब्लम। देखें, हमने जो फोर ब्रेन में पढ़ा था वो सेरिब्रम था, और जो हाइंड ब्रेन में पढ़ रहे हैं ये सेरिब्लम है, तो दोनों में फर्क है, ये आपने याद रखना है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फोर ब्रेन में सेरिब्रम है, जिसे सेरिब्रल हेमिस्फेयर भी हम कहते हैं, और हाइंड ब्रेन में ये लिखा हुआ है कि ये हमारे पास क्या है, सेरिब्लम। और ये दूसरा पार्ट मेडुला ऑब्लिगेंटा और ये तीसरा पार्ट पोन्स। आओ देखते हैं कि इनके काम क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में कौन से काम परफॉर्म करते हैं। भाई पोन्स का काम होता है, ये हमारी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। हमने कहा था ना, हमारे मसल्स जो है वो एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। अगर एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा क्या होता है, रिलैक्स होता है। अगर दोनों एक ही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक ही टाइम पे रिलैक्स होंगे, तो मूवमेंट सही से नहीं होगी। तो एक मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। सेम इसी तरीके से अगर दिल के दो चेम्बर है, ऊपर आर्टरिया नीचे वेंट्रिकल, तो आर्टरिया जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल रिलैक्स होने चाहिए, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आर्टरिया रिलैक्स होने चाहिए। तो इसके लिए जो मैसेज आता है ना, वो भी हमें कहाँ से मिलता है, ब्रेन से मिलता है। यानी मस्कुलर जो कोऑर्डिनेशन है ये ब्रेन से कंट्रोल होती है। अब आप पार्टिकुलर बताओगे कि ब्रेन के अंदर भी कौन से पार्ट से, तो पोन्स से जो है वो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन कंट्रोल होती है। उसके अलावा हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, हम फेस के एक्सप्रेशन मुख्तलिफ देते हैं। आप लोगों ने सिंगर देखा होगा, उनके अजीब होते हैं। आप लोगों ने टीचर देखा होगा, उनके अलग होते हैं। मिमिक्रेसी वालों के अलग होते हैं। फनी जो लोग होते हैं उनके अलग होते हैं। तो ये जो फेस के जितने भी एक्सप्रेशन हम क्रिएट करते हैं, ये सारे के सारे पोन्स से होते हैं। उसके अलावा ब्रीथिंग, जो हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं, उसके लिए भी जो हमें सिग्नल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, पोन्स से मिलता है। रेट एंड पैटर्न ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट का जो रेट है या उसका जो पैटर्न है, सिस्टमिक रिथमिक, वो भी कौन कंट्रोल करता है, पोन्स कंट्रोल करता है। उसके अलावा हमारी जो स्लीपिंग है, जो ड्रीम साइकिल है, वो भी पोन्स कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है मेडुला ऑब्लिगेंटा। आपने याद रखना है, आपके पूरे ब्रेन का जिस तरह से सबसे बड़ा पार्ट फोर ब्रेन था ना, इस तरह से आपके पूरे ब्रेन का सबसे जो वाइटल पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो पार्ट आप लोगों का मेडुला ऑब्लिगेंटा है। क्यों? क्योंकि ये वाइटल फंक्शंस बॉडी के जो है वो परफॉर्म करता है। जिस तरह से ब्रीथिंग कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कफिंग को कंट्रोल करता है, जो हम स्वेलिंग करते हैं फूड की उसको कंट्रोल करता है, हिक्कपिंग हिचकी जो आती है उसको, स्नीजिंग को, वोमिटिंग को और डाइजेशन को। देखो कितने इंपॉर्टेंट काम है, सारे के सारे जो है वो मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या करता है, कंट्रोल करता है। अच्छा, हम कहते हैं कि हमें हिक्कपिंग जो हिचकी हम कहते हैं, हम तो हिचकी कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते हो। जो हिक्कपिंग है, हम कहते हैं कि शायद हमें कोई याद कर रहा है, ये तभी आ रही है। भाई ऐसा नहीं है। तो हिक्कपिंग का एक रीजन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जब डायफ्राम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो तब हमें क्या स्टार्ट हो जाती है, हिक्कपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो भाई दिस इज ऑल अबाउट द मेडुला ऑब्लिगेंटा। ये सारे जो इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शन आप देख रहे हैं ये मेडुला ऑब्लिगेंटा कंट्रोल करता है। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है दैट इज द सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम होता है, ये हमारी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। एंड द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये बॉडी की इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है। आपने अमूमन देखे होंगे छोटे बच्चे जो हैं वो सही से चल नहीं पाते, वो जमीन पे जो है बैठ बैठ के उठते हैं, गिरते हैं, फिर चलते रहते हैं। तो हम बॉडी को क्यों इक्विलिब्रियम कर लेते हैं, बच्चे क्यों नहीं? क्योंकि बच्चों के अंदर ये सेरिबेलम जो है डेवलप हो रहा होता है। जब ये फुली डेवलप हो जाता है, इसके न्यूरॉन फुली जो है मेच्योर हो जाते हैं, तो बच्चा अपनी बॉडी को बैलेंस करना स्टार्ट कर देता है, उसकी बॉडी इक्विलिब्रियम हो जाती है। तो हमारी बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, वो सेरिबेलम से कंट्रोल होता है। ये बहुत बार टेस्टों में पूछा जाता है, आपने याद रखना है। यानी हमारी जो वॉकिंग है, हमारी जो रनिंग है, या फिर जो राइडिंग वगैरह हम करते हैं, चाहे साइकिल की हो चाहे किसी की भी राइडिंग हो, ये सारी सेरिबेलम से क्या होती है, कंट्रोल होती है। डेलिकेट वर्क विद द हैंड। आप लोगों ने आर्टिस्ट लोग देखे होंगे जो आर्ट करते हैं, तो इस तरह का जो वर्क होता है वो भी उनके कहाँ से कंट्रोल होता है, सेरिबेलम से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ब्रेन के जो फंक्शंस थे वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। कंप्लीट ब्रेन मैंने आप लोगों को पढ़वा दिया है, आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। अगर कोई ऐसा काम है जो आपको लगता है रह गया है, ब्रेन नहीं करता, तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।